विजय अब 1 साल का हो गया था। उसके पैर मजबूत हो गए थे और वो चलने लगा था। अब क्योंकि विजय के छोटे शरीर में एक 35 साल के इंसान का दिमाग था, तो कभी-कभी उसकी हरकतें भी काफी अजीब हो जाया करती थीं। जैसे वो जल्दी रोता या चिल्लाता नहीं था, और दूसरी बात ये कि वो दासी दामिनी के प्रति काफी आकर्षण महसूस करता था और हमेशा उसके स्तनों को घूरता रहता था। भले ही उसके मन में कोई बुरे ख्याल नहीं आते थे, पर वो अपने आप को वहां घूरने से रोक नहीं पाता था। उसके इस हरकत के पीछे का सबसे बड़ा कारण ये था कि अपने पिछले जन्म में वो कुंवारा ही मर गया था। दामिनी एक शक्तिशाली महिला थी, और जिस तरह से विजय उसे घूरता था वो दामिनी भी महसूस करती थी, और उसे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं था। दामिनी को तो ये भी लगने लगा था कि विजय को किसी बाहरी शक्ति ने अपने वश में कर लिया है, वरना 1 साल भर का बच्चा कभी ऐसी निगाहों से किसी को नहीं देख सकता। इन सब के अलावा विजय इस दुनिया की भाषा और लिपि समझने की कोशिश करने लगा था। अब क्योंकि वो चल फिर सकता था, इसीलिए वो घर के उन कई हिस्सों में जा सकता था जहां वो पहले नहीं जा पाता था। एक दिन वो अपने घर के दूसरे तल पर चढ़ा तो उसने देखा कि एक कमरे में एक बक्सा रखा है, और उस बक्से में 5 किताबें रखी हैं। उन किताबों को देखकर विजय ने मन ही मन सोचा, या तो इस दुनिया में किताबें काफी महंगी हैं, या फिर मेरे माता पिता देविका और पुरु को ऐ पढ़ने का कोई शौक नहीं है, या शायद दोनों ही कारण सच हैं। विजय के पास अपने पिछले जन्म में हजारों किताबों का संग्रह था, तो इस घर में केवल 5 किताबों का होना उसके लिए अटपटा सा लग रहा था। भले ही इस घर में केवल 5 किताबें थीं, पर इन किताबों की मदद से विजय को इस दुनिया के वर्णमाला को जानने और समझने में काफी आसानी हुई। और क्योंकि उसके पिता हर रोज सोने से पहले उसे कहानियां सुनाते थे, इसीलिए उसे कुछ शब्दों को पहचानने में अधिक कठिनाई भी नहीं हुई। विजय को जो 5 किताबें मिली थी, थोड़ा उनके बारे में जान लेते हैं। विश्व रचना इस किताब में इस दुनिया के अलग अलग देशों के बारे में बताया गया है। इस किताब से पता चलता है कि वो जिस देश में पैदा हुआ है, उस देश का नाम पश्चिम देश है। टू पिंडोरा का जीव विज्ञान, जिस ग्रह में विजय का जन्म हुआ था, उसका नाम पिंडोरा था। और जैसा कि इस किताब के नाम से ही हमें पता चलता है, इस किताब में हमें इस ग्रह के सारे जीव जंतुओं और पेड़ज पौधों की जानकारी दी गई है। 3, जादुई किताब। इस किताब में उन सभी मंत्रों के बारे में जानकारी है जिससे आप अपनी अंदरूनी ऊर्जा का प्रयोग कर अलौकिक शक्तियों के मालिक बन सकते थे, जिसे जादू भी कहते थे। सब पर वीर राजा। ये एक कहानी की किताब थी जिसमें एक वीर राजा के बारे में बताया गया था, जिसने देवासुर संग्राम में कई असुरों का संहार किया था। इससे विजय को पता चला कि करीब 100 साल पहले इस दुनिया में एक भीषण युद्ध हुआ था। इस युद्ध का परिणाम ये दुनिया अभी तक झेल रही है। 3 योद्धा। ये भी देवासुर संग्राम के समय के 3 महान योद्धाओं की कहानी थी, जिसमें एक असुर, एक देव और एक इंसान योद्धा था। उस असुर ने अपने लोगों को छोड़कर देवों और इंसानों का साथ दिया, पर बाद में उस असुर ने देवों को धोखा दिया और कई देवों का संहार किया था। विजय को समझ नहीं आ रहा था कि ये कहानियां असली हैं या नहीं। जादुई किताब में विजय की खास रुचि थी। इससे विजय को इस दुनिया के इतिहास और भाषा और वर्ण के विकास को जानने में काफी सहायता हुई। उसने ये देखा कि प्राचीन मंत्रों की भाषा वैदिक संस्कृत जैसी ही है। फिर जैसे जैसे भाषा का विकास होता है, ये वर्णमाला आज की हिंदी वर्णमाला से बिल्कुल अलग हो गई। पर अभी भी इस भाषा का व्याकरण और वाक्य विन्यास संस्कृत के जैसा ही है। इसीलिए एक बार नए शब्दों को सीख लेने पर विजय को उन शब्दों से वाक्य बनाने में अधिक कठिनाई नहीं हुई। इस किताब से विजय को पता चला कि जादुई शक्तियों को 3 भागों में बांटा गया है। आक्रामक शक्तियां। इन शक्तियों का प्रयोग हमला करने के लिए किया जाता है। इनसे आप पंचभूतों को नियंत्रित कर अपने दुश्मन पर हमला कर सकते हैं। ये पी कर विजय बहुत खुश हो गया। क्या मैं पंचमहाभूतों को नियंत्रित कर सकता हूं? ये तो बहुत शक्तिशाली होगा। 2, उपचारक शक्तियां। इन शक्तियों से आप किसी का भी उपचार कर सकते हैं। अब उसे समझ आ रहा था कि कुछ महीनों पहले उसके साथ क्या हुआ था। अच्छा, तो माँ ने इसी शक्ति को मंत्र के द्वारा मेरे ऊपर प्रयोग किया था और मेरी चोट को ठीक किया था।
3 आह्वान शक्तियां। इन शक्तियों का प्रयोग करके आप इंद्र के ऐरावत जैसे अलौकिक जीव को अपनी मदद के लिए बुला सकते हैं। पर इस शक्ति का प्रयोग करना सबके बस की बात नहीं है। इसके लिए आपको अपनी शक्तियों पर बहुत महारत हासिल करनी पड़ेगी। इतना पढ़ने के बाद रात होने लगी थी। अंधेरे के कारण विजय अब उस किताब को और नहीं पढ़ सकता था। उसने किताब को बंद किया और दोबारा उस बक्से में रख दिया। तभी उसे कुछ आवाज सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा पर वहां कुछ नहीं था। उसने ध्यान नहीं दिया, पर जब वो किताब पाराच रहा था तो दामिनी उस पर नजर रख रही थी। उसके हाथ में एक चाकू था और जैसे ही विजय पलटा, उसने दरवाजा बंद कर दिया। विजय को वही आवाज सुनाई दी थी। दामिनी को शक हो गया था कि विजय के साथ कुछ गलत है और वो उसे एक खतरे की तरह देखने लगी थी। वरना कौन 1 साल का बच्चा किताबें पढ़ने लगता, गिरने के बाद भी रोता नहीं और ऐसी नजरों से किसी को घूरता है। अगर दामिनी को तनिक भी ऐसा लगता कि विजय को किसी बाहरी शक्ति ने अपने काबू में किया है, वो विजय को मारने के लिए तैयार थी। विजय कमरे से बाहर निकला और अपनी मां के पास चला गया। उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि अपने ही घर में उसके लिए एक खतरे ने जन्म ले लिया था। CH4 मंत्रों की शक्ति। अगला दिन हो गया। विजय उस किताब को आगे पढ़ने के लिए काफी उत्साहित था। वो अपने नन्हे कदमों से चलकर वापस अपने घर के दूसरे तल के उस कमरे में जाता है। उस कमरे के सामने एक और कमरा था जो उसके माता पिता का था। कुछ कुछ रातों में विजय को उस कमरे से कुछ आवाजें सुनाई देती थीं, जिससे उसे पता चल जाता था कि वे दोनों विजय के लिए एक भाई या बहन लाने की कोशिश कर रहे हैं। अपने पिछले जन्म के 30 साल के जीवन में उसने कभी इस चीज का अनुभव नहीं किया था। इस समय पुरु और देविका बाहर थे और घर में केवल वो और दामिनी थी। दामिनी भी कहीं बाहर गई थी शायद। विजय देखना चाहता था कि पुरु और देविका का कमरा कैसा लगता है। इस कारण वो कौतूहलवश अपने माता पिता का कमरा देखने के लिए कमरे में घुसा और सीधा बिस्तर पर कूद गया। बिस्तर काफी मुलायम था। उसके मस्तिष्क में काफी गंदे गंदे ख्याल आने लगे। उसने अपने आप को कस के चपेट लगाई और मन ही मन कहा, भले ही तुम 35 साल के हो, पर इस जन्म में वो तुम्हारे माँ पिता हैं। तुम इतना गंदा नहीं सोच सकते। इतने गंदे ख्याल अपने दिमाग में लाने के लिए खुद को कोसते हुए वो कमरे से बाहर जा रहा होता है कि तभी उसे वहां एक आईना गिरा हुआ मिलता है और वो विजय के रूप में अपना चेहरा पहली बार देखता है। अपना चेहरा देखकर उसके मन में एक ही ख्याल आता है, वाह, मैं कितना सुंदर हूं। या यार। उसे अपना चेहरा बहुत पसंद आता है। वो खुद को बहुत मासूम और प्यारा सा लग रहा था। रोहन के रूप में वो एक मोटा और भद्दा सा दिखने वाला इंसान था। विजय के भेष में अपने आप को इतने प्यारे रूप में देखकर वो काफी खुश था। उसे अपना चेहरा इतना पसंद आया कि उसने निर्णय लिया, वो आईना अपने साथ बक्से वाले लकमरे में ले जाएगा और दिन भर अपना चेहरा देखते हुए किताब पियारेगा। विजय आईने के साथ उस कमरे में जाता है और बक्से के अंदर से जादुई किताब को निकालकर पढ़ने लगता है। इस किताब से उसे जादू के बारे में और बातें पता चलती हैं। इन शक्तियों का प्रयोग करने के लिए आपके पास एक ऊर्जा स्रोत का रहना आवश्यक है। जिस किसी के पास भी ये ऊर्जा स्रोत है, वो इन मंत्रों का प्रयोग कर सकता है। इस ऊर्जा का प्रयोग करने के 2 तरीके हैं। या तो वो ऊर्जा आपकी अपनी अंदरूनी ऊर्जा हो, या फिर वो ऊर्जा आपको किसी बाहरी स्रोत द्वारा मिलती हो। किताब थोड़ी आगे पढ़ने के बाद विजय को यह पता चला कि कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पास इतनी अंदरूनी ऊर्जा नहीं होती कि वो लंबे समय तक मंत्रों का प्रयोग कर पाए, तो वे छड़ी डीढ़ी के सहारे मंत्रों का प्रयोग करते थे। ये साधारण छड़ियां में नहीं होती थी, बल्कि इन छड़ियों में ऊर्जा धारक सालों से अपनी ऊर्जा स्थानांतरित करते थे। इसका मतलब जितनी पुरानी छड़ी होती थी, उन छड़ियों में उतनी ही शक्ति होती थी। पर जब उन छड़ियों में ऊर्जा समाप्त हो जाती थी तो उन लोगों को फिर नई छड़ी लेनी पड़ती थी। इसी कारण से इस दुनिया में छड़ियों का व्यापार एक बहुत बड़ा व्यापार था। बड़े योद्धा उपर्युक्त ऊर्जा होने के बाद भी छड़ीडीडियों का प्रयोग करते थे ताकि युद्ध में वो अधिक समय तक मंत्रों का प्रयोग कर पाए। कभी कभी वो अपनी शक्ति की तीव्रता को बढ़ाने के लिए भी छड़ियों का इस्तेमाल करते थे।
इन शक्तियों का प्रयोग करने के दो तरीके हैं। मंत्र जाप करके एक ऊर्जा घेरा बनाकर। प्राचीन काल में लोग ऊर्जा घेरा बनाकर ही शक्तियों का प्रयोग करते थे, क्योंकि ऊर्जा घेरे के अंदर आप बिना मंत्र जाप के भी शक्तियों का प्रयोग कर सकते थे, और उस समय मंत्रों का उच्चारण करने में 1 से 2 मिनट का भी समय लग जाता था, जो युद्ध जैसे माहौल में योद्धा नहीं गंवा सकते थे। पर बाद में मंत्रों के एक महान जाता हुए जिन्होंने इन मंत्रों को बहुत छोटा किया। अब सबसे छोटा मंत्र केवल 5 सेकंड में पढ़ा जा सकता था। ऊर्जा घेरे से शक्ति संचालन करने का एक और नुकसान ये था कि ऊर्जा घेरे के अंदर आपको अपने दिमाग को अपनी अंदरूनी ऊर्जा पर बहुत अधिक केंद्रित करना पड़ता था। कई योद्धाओं को अपनी आंखें भी बंद करनी पड़ती थीं, पर मंत्रों के साथ ऐसा नहीं था। मंत्र बनाए ही इसलिए गए थे कि आपको अधिक ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता न पड़ती। और अब क्योंकि मंत्रों को परजने की समय अवधि बहुत कम हो गई थी, तो आज के समय में मंत्रों का उच्चारण ही अधिक प्रचलन में था। अब तो ऐसे योद्धा भी आ गए थे जो मंत्रों के केवल कुछ शब्दों का उच्चारण करके भी शक्ति संधान कर सकते थे। जो अगली बात विजय को इस किताब से पता चली थी, उसने विजय को चिंता में डाल दिया था। किताब में लिखा था कि अंदरूनी ऊर्जा जन्मजात होती है। इसका मतलब आपके पैदा होने पर आपके अंदर जितनी ऊर्जा रहती है, वही आपके ऊर्जा की ऊपरी सीमा है। अभी तक इस किताब को पीआरएच कर विजय के अंदर जितना उत्साह भरा जा रहा था, ये वाक्य पढ़च कर विजय का सारा उत्साह फुस्सा हो गया। वो सोचने लगा था। चौथा, दूसरा मौका विजय तैयार था शक्ति संधान के लिए। उसने अपने बाएं हाथ में जादुई किताब को पकड़ा हुआ था। दायां हाथ आगे की ओर और पंजा सामने की ओर था। उसने मंत्र पढ़ने के लिए सांस भरी, पर अचानक उसे कुछ ऐसा दिखा कि उसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। उसके सामने जो आईना रखा था, उसमें उसने दामिनी का प्रतिबिंब देख लिया था। वो छुरा लेकर खड्डी दी थी। ध्यान से देखने पर विजय ने देखा कि दामिनी पहले जैसे सुंदर नहीं लग रही थी, बल्कि खूंखार लग रही थी। उसके सर पर दो छोटे छोटे सींग थे। उसका रंग थोड़ा काला हो गया था। उसके उसके सामने के दो दांत नुकीला हो गए थे और बाहर की ओर आ गए थे। बिल्कुल एक बिल्ली की तरह विजय वहीं खद्दा खद्दा जम सा गया। उसके मन में कई सारे ख्याल आने लगे। ये कौन है? ये दामिनी है, पर इसका ये रूप कैसे? उसके हाथ में छुरा है, ये मुझे मारने आई है। पर क्यों? क्या इसीलिए कि मैं इसे घूरता था, या फिर कारण कुछ और है? वो एकदम जड्डी-डीएच हो गया था। बड़ी मुश्किल से उसने अपने आप पर वापस नियंत्रण पाया और अपने दाएं हाथ को नीचे किया और किताब को वापस उस बक्से में रखकर अपने कमरे की ओर बढ़ गया। अपने कमरे की ओर जाते हुए वो काफी डरा हुआ था कि दामिनी अब उसकी हत्या कर देगी। पुरु और देविका के न आने तक वो काफी असुरक्षित महसूस कर रहा था। उसके मन में बहुत से सवाल आ रहे थे। क्या? आखिर दामिनी है क्या चीज? वो उस समय किसी भी रूप में इंसान नहीं लग रही थी, और उसके हाथ में छुरे को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मुझे मारने आई थी। पर मेरी हत्या करना ही अगर उसका मकसद था, तो उसने अभी तक कोई कदम क्यों नहीं उठाया, और वो छुप कर मुझे सिर्फ देख क्यों रही थी? सवाल बहुत से थे, पर जवाब एक भी नहीं था। तभी उसके मन में एक और ख्याल आया। मुझे इसके बारे में पुरु और देविका से बात करनी चाहिए। लेकिन अगर वो दामिनी कोई शक्तिशाली असुर निकली और मेरी सच्चाई बताने के बाद उसने घर में सबकी हत्या कर दी, तो इस ख्याल से ही विजय के शरीर में सिरहन दौड़ गई। फिर विजय ने निश्चय किया, नहीं, अभी सबको सच्चाई बताकर कोई फायदा नहीं है। मुझे पहले दामिनी के बारे में और जानकारी जुटानी होगी। इसके बाद विजय का ध्यान जादू से हटकर दामिनी पर चला गया। इस बात को 1 साल बीत चुका है। विजय अब 2 साल का हो गया है। उसके हाथ और पैर अधिक मजबूत हो गए हैं। इस घटना के बाद विजय कोशिश करता था कि वो अधिक से अधिक समय अपने पिता पुरु और अपनी मां देविका के साथ बिताए। जब पुरु तलवारबाजी का अभ्यास करने जाता, तो विजय भी अपने पिता के साथ उन्हें देखने जाता। इस कारण से विजय को तलवारबाजी भी थोड़ी बहुत पसंद आने लगी थी। घर पर भी वो अधिक से अधिक समय तक देविका के पास रहता था। दामिनी के ऊपर विजय हर समय नजर रखता था। उसकी हमेशा ये कोशिश रहती थी कि दामिनी जब बाहर जाए, तो विजय उसके कमरे में जाकर उसके बारे में पता लगाए।
परंतु दामिनी हमेशा अपना कमरा बंद करके कहीं बाहर जाती थी। दामिनी काफी घरेलू महिला थी और काफी निपुणता के साथ देविका की हर काम में मदद करती थी। इसीलिए उन दोनों को कभी दामिनी के ऊपर शक नहीं हुआ और विजय अपने डर के कारण किसी को कुछ बता न सका। उस घटना के बाद से विजय ने एक बार भी उस जादुई किताब को हाथ नहीं लगाया था। भले ही तलवारबाजी में विजय की रुचि जागने लगी थी, परंतु जादू की ओर उसका एक विचित्र आकर्षण था। उसे किसी भी हाल में उन मंत्रों पर महरट हासिल करके जादू सीखना था। इसके लिए विजय ने एक उपाय निकाला। मैं अब 2 साल का हो गया हूं, खेलते कूदते मैं अब घर के बाहर भी जा सकता हूं। वहां मुझे कोई ऐसी जगह खोजनी पड़ डरेगी जहां मैं जादू का अभ्यास कर पाऊं। लेकिन उसके पहले विजय के पास वो मंत्र भी होना चाहिए जिस पर उसे सिद्धि करनी थी। सुबह का समय था। विजय उस समय का इंतजार करता है जब दामिनी उसकी मां के काम में हाथ बटा रही थी। वो बिना कोई आवाज किए दूसरे तल के उस कमरे में जाता है और बक्से में से वो जादुई किताब निकालता है। विजय को अभी लिखना नहीं आता था, इसीलिए वो ऐसे मंत्र की तलाश कर रहा था जो उसे आसानी से याद हो जाए। आहा, ये वरुण देव का मंत्र आसान लग रहा है। एक आसान मंत्र पाकर विजय खुश हुआ, पर उसे इस मंत्र को सही उच्चारण के साथ याद करने के लिए थोड़ा समय चाहिए था। इसीलिए आज से वो कुछ दिनों सही समय देख के वो रोज उस कमरे में जाता और सही उच्चारण के साथ उस मंत्र को याद करने की कोशिश करता। कुछ दिनों के प्रयास के बाद वो अपने इस प्रयास में सफल रहा, पर अभी भी विजय अपने उद्देश्य पूर्ति से बहुत दूर था। अभी मंत्र सिद्धि के लिए एक उपयुक्त जगह ढूंढनी है, तभी मैं आगे कुछ कर पाऊंगा। जब पुरु अपने अभ्यास के लिए घर से बाहर निकलता था तो उसके साथ साथ विजय भी बाहर चला जाया करता था। जब पुरु शस्त्राभ्यास में व्यस्त रहता उस समय विजय पास के जंगलों में चला जाता और ऐसी जगह को खोजता जहां वो जादू का अभ्यास कर सकता था। सही जगह की तलाश में कुछ दिन बीत गए। तभी विजय को जंगल के अंदरूनी इलाके में एक गुफा मिलती है। उस गुफा को देखकर विजय बहुत खुश होता है। वाह, ये बिल्कुल उसी प्रकार की जगह है जैसा मैं खोज रहा था। ये चारों ओर से पेड़ पौधों और कंदराओं से घिरा है और कोई जंगल में इतने अंदर तक मुझे खोजने नहीं आएगा। विजय ने चालाकी से कुछ दिन और प्रतीक्षा की। पुरु के साथ शस्त्राभ्यास करने के लिए उसके मित्रगण भी आया करते थे। वे लोग अपने साथ अपने पुत्रों को भी लाते थे। विजय ने उन बच्चों के साथ दोस्ती कर ली। अब शस्त्राभ्यास के बीच में वो उन सभी के साथ खेलने चला जाया करता था। कुछ समय तक उन बच्चों के साथ खेलने के बाद वो जंगल में चला गया। अब मैं शांति से अभ्यास कर सकता हूँ,